योर मनी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं निवेश करके, सही समय पर सही प्रोडक्ट्स में निवेश करके। तो ऐसे में बहुत जरूरी है ये समझना कि निवेश की शुरुआत कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा डाल सकते हैं और अगर एक बार आपने पैसा डाल दिया है तो उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसीलिए हम अपना एक खास शो लेकर आते हैं योर मनी, ताकि आपके निवेश से जुड़ी हुई आपकी जो तमाम दिक्कतें हैं उनको सुलझा सके। आपने निवेश किया हुआ है या फिर आप निवेश करना चाहते हैं, इससे जुड़े तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। और आज के शो में भी जो हमारा फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आपका निवेश सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको दे। इसी मकसद के साथ ये शो हम लेकर आते हैं। लेकिन आज के शो में हम फोकस करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ज्यादा फंड्स हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे इस शो में, और इस पर ही हमारा फोकस आज के सत्र में रहने वाला है। इसके अलावा हम इस बातचीत पे भी करेंगे कि हर छोटे छोटे निवेश के जरिए आप कैसे एक मोटा पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जरूरी है और ये जरूरी नहीं कि आप बड़ी रकम लगाकर इस निवेश की शुरुआत करें, आप छोटे निवेश के साथ भी अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फेसबुक पर ये शो लाइव है तो आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। आपके तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। आज के मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। उमटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन उमटा हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार मिस्टर उमटा, आने के लिए शो में। और हमें ढेर सारी क्वेरीज ऑलरेडी हर रोज आती भी है योर मनी में और तमाम सवाल हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले क्विकली एक चीज बताइए, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, किसी ने अब तक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट ही नहीं किया है, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट उसको क्या पिक करना चाहिए? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि म्यूचुअल फंड चुने, पॉलिसी चुने, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपकी एडवाइस क्या होगी बिगनर को? शुरू करते वक्त आपके मन में एज एन इन्वेस्टर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मैं पैसे जो जमा कर रहा हूं वो मैं खोना नहीं चाहता। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉस कोई भी प्रेफर नहीं करता, और इसकी वजह से वो कई बार सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान रखते हैं, विच इज रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज इन दैट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं कि वो सेफ सिक्योर्ड होती है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे मिल सकता है। अब ये सवाल उठता है कि जब आप निवेश करना शुरू करें, आपको कोई हर्ज नहीं जब कंजर्वेटिव व्यू लेके चले, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को आप अलग अलग करें। सो पहला जो लेसन हम बताते हैं वो ये है कि इंश्योरेंस का पर्पस है प्योर प्रोटेक्शन। अगर आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को पैसे आते रहें जो आप कमा रहे थे, तो आप इंश्योरेंस लेते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें कोई सेविंग्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई बात इंश्योरेंस की। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुख कर रहे हैं तो डेफिनेटली शुरू करते वक्त आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे शुरू कर सकते हैं। अब वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट आप रिकरिंग डिपॉजिट समझ लीजिए, पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, या आप अगर म्यूचुअल फंड के जरिए आते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में शुरू कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं और आपके पास कितना टाइम है। अगर आप मान लीजिए 15-20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाता है फ्रॉम दैट टाइम होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखे उसे एक मिश्रण करके आपको डिसीजन लेना है। रिस्क क्या होता है वो समझिए और उस बेसिस पे उसका आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करें। ठीक है, तो 2 बातों का खास ख्याल रखें, तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स आप ना करें, और दूसरा ये कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिक करना है। पहले कॉलर विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? हेलो मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच आपके शो के लिए क्योंकि इसने मुझे इंस्पायर किया है। तो क्वेश्चन मैं एक्चुअली काफी 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गोल्ड ओरिएंटेड सब कुछ है, बट पिछले काफी टाइम से मतलब एटलीस्ट 6 मंथ से मोस्ट ऑफ दी एसआईपी स्कीम्स जो है वो मुझे लोग नहीं है। मैंने मेंशन किया है अपनी मेन आइडिया, तो जनरली मैं इतना मतलब बॉर्डर नहीं करता, बट अभी आई नीड एडवाइस कि क्या करना चाहिए। 2 चीजें बताइए क्विकली, आपकी अभी उम्र क्या है विशाल? 28 ईयर्स। और जो म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है इनमें आप कब से पैसा लगा रहे हैं? आई थिंक लास्ट 4 ईयर से मैंने स्टार्ट किया था, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है, 2 साल पहले। ठीक है,
तो बताइए मिस्टर रुंगटा, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 28 साल के हैं और 4 साल पहले से इन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया, यानी तब इनकी उम्र 24 साल होगी। तो ये सबसे अच्छी चीज इन्होंने की कि बहुत अच्छे एज पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब सवाल उठता यह है कि जो फंड्स इन्होंने चुने हुए हैं क्या वो सही है, क्योंकि अब हाल फिलहाल की जो परफॉर्मेंस है उससे ये थोड़े से चिंतित हैं। तो बताइए क्या सजेशन होगा। वेल विशाल, जैसे दीपाली ने सही कहा कि आपने अगर 24 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका फायदा आपको आगे जाते हुए दिखेगा कि जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी ही कम इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ी राशि एंड में इकट्ठा कर सकते हैं। सो वो बात आपने अच्छी की है। आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो करीबन 5 स्कीम में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। प्रोडक्ट जो आपने सिलेक्ट किया है वो भी इक्विटी है और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। सो आई थिंक शुरुआत आपकी अच्छी हुई है। सिर्फ छोटे चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में करने के लिए मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। 2 चेंजेस मैं आपके पोर्टफोलियो में कर रहा हूं और आपके जो रिवाइज करने के बाद जो पोर्टफोलियो आपका दिखेगा वो इस प्रकार दिखेगा। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जिसमें आप 6,000 रुपए कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करें, जैसे है वैसा का कंटिन्यू करें। एसबीआई ब्लू चिप फंड में 10,000 कर रहे हैं वो भी आप कंटिन्यू करें। एक नया फंड आपके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूं वो है कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये 6,000 रुपए आप इसमें निवेश करें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें आप 2,000 जो कर रहे हैं वैसे का वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें 6,000 रुपए के। तो ये 5 स्कीम से आप कंटिन्यू करें। सो 2 चेंजेस मैंने आपके पोर्टफोलियो में किए हैं, बाकी 3 स्कीम्स जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे आपने कहा कि आप थोड़े निराश हैं कि आपकी एसआईपी के जो रिटर्न्स है वो आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इक्विटीज में आई थिंक ये बहुत कॉमन है, सो आप इससे निराश ना हो, सिर्फ विश्वास बना के रखिए। और मार्केट एक इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको बहुत लंबे अरसे तक आपको एक फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न दिखे, लेकिन जब वो चलता है तो एक साथ में वो छलांग लगा के आपके जो एवरेज रिटर्न है वो अच्छा बना सकता है। तो 5 फंड्स आपके जो पोर्टफोलियो में है उसमें 2 चेंजेस इन्होंने रेकमेंड किए हैं। क्विकली आपको बता देते हैं कि आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होगा। आपके पास जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है उसको आपको रिटेन करना है। एसबीआई ब्लू चिप फंड में अपने निवेश को जारी रखिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में भी, लेकिन 2 फंड जो ऐड करने उसमें कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है जहां पर 6,000 रुपए महीने का पैसा लगाना है, और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है जहां पर 6,000 रुपए हर महीना आप लगा सकते हैं। और इन फंड्स में बने रहिए। अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है इनफैक्ट, लेकिन समय दीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जितेंद्र पटेल मौजूद है। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैं और मेरी वाइफ दोनों म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। मैंने आपको मेल भी भेजा था। इसमें एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप में मैं 2,000 करता हूँ। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2,000, सुंदरम मिड कैप में 1,000, फ्रैंकलिन स्मॉल में 1,050। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसकी डिटेल्स हमारे पास है, काफी लंबा पोर्टफोलियो है आपका। हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों का है मैडम ये फंड। तो इसमें से कौन से फंड में रखूं? मैं 2015 से एसआईपी स्टार्ट है मेरी। हर महीने में 25,000, ठीक है, मैं 25,000 रुपया हर महीने करता हूँ। तो मेरे को 2026 तक ये चालू रखने की है, 2026, 27, 28 तक। तो ये फंड मेरा सही है क्या नहीं है, कि कौन से मैं निकल जाऊँ, कौन सा एड? तो मेरे ठीक है, आपको बताते हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि पिछले 4 सालों से ये पैसा लगा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगले 7-8 साल और लगा सकते हैं। और एक बात जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो ये कि बहुत सारे फंड्स हैं इनके और इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा इसको छोटा करने की जरूरत है क्या मिस्टर गुप्ता? एब्सोल्युटली दीपाली, हम अगर देखें तो 25,000 रुपए की एसआईपी हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और टोटल में 16 स्कीम्स हैं। सो जितेंद्र जी, डेफिनेटली 16 स्कीमों की आपको जरूरत नहीं है, बहुत डुप्लीकेशन है। सो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम अलग अलग स्कीम्स में कर रहे हैं तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जी नहीं, वैसी बात नहीं होती। आप अगर एक स्कीम एक कैटेगरी का लेते हैं और दूसरी स्कीम दूसरी कैटेगरी का लेते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा होता है। सो आपके लिए सलाह यह है कि ये जो 25,000 रुपए आप महीने के कर रहे हैं आपके और आपकी वाइफ के नाम पे, इन 5 स्कीम जो मैं अभी बता रहा हूं उनमें 5-5 हजार करके आप निवेश कर सकते हैं। बाकी सारी स्कीम्स आप बंद कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं ये भी मैंने आपकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 16 जो स्कीम्स हैं उन्हीं में से सिलेक्ट किया है, ताकि आपको नया फोलियो क्रिएट करना या डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको तकलीफ नहीं होगी। सो 5-5 हजार की इन 5 स्कीमों में करें। एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5,000, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप
मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। इन पांचों स्कीम में आप जब पैसे लगाते हैं, आपके हर कैटेगरी की जो एक स्कीम है वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। ईच स्कीम, हर एक स्कीम करीबन 30 से 40 कंपनी में निवेश करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन आपका ऐसे भी हो गया है। और जो बाकी की स्कीम्स में है उनमें SIPs बंद करिए और उनमें से रिडेम्पशन भी कर लीजिए, और जो भी पूरा रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसे आप इक्वली 5 में डिवाइड करके इन पांचों स्कीम में कर दीजिए। हो सकता है आपको एग्जिट लोड भी लगे और थोड़ा टैक्स का लायबिलिटी भी आए, लेकिन ये कंसोलिडेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन खर्चों के बावजूद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो डेफिनेटली कंसोलिडेट करें। तो पोर्टफोलियो आपको छोटा करने की जरूरत है। 25,000 लगाते हैं तो उसके लिए 25 फंड्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, 5 फंड्स लीजिए। और वैसे भी आपके पोर्टफोलियो बहुत डुप्लीकेशन, जैसे कि मिस्टर रुंगटा ने कहा भी, एक ही कैटेगरी के आप 3 या 4 फंड्स रखें, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। इनफैक्ट अगर आपके पास नंबर ऑफ फंड्स भी कम होंगे तो उनको ट्रैक करना भी आपके लिए इजी होगा, हर तरीके से आपको सहूलियत होगी। तो जो नया पोर्टफोलियो आपका होगा उसके हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इन 5 फंड्स को रखिए अपने पास। 5 में 5-5 हजार रुपए आप महीने का लगाइए और बने रहिए। और अच्छी बात है कि आप लंबे समय के लिए रहेंगे इस निवेश में। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, वापस लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और निवेश से जुड़े तमाम सवाल आपके शो में हम शामिल कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान भी मौजूद हैं, मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा, जो आपके सभी सवालों को आंसर कर रहे हैं। और अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, मनीष हमारे साथ हैं और बेल्जियम से बातचीत कर रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने एक ईमेल भेजा था, उसमें आई मेंशन अबाउट माय फंड्स। आई वांट टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड माय करंट गोल इज 1 CR in 10 years and 2 CR in 20 years. And also I want to know, should I pre-close my home loan or should I invest more in mutual funds? ठीक है, जहां इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो आपको पता ही है हर्षवर्धन जी, लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मौजूदा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे अपने दोनों टारगेट्स अचीव कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं यानी 10 साल में 1 करोड़ और 20 साल में 2 करोड़। और अगर इन दोनों लक्ष्य को अचीव करना है तो कितना और निवेश इनको बढ़ाना पड़ेगा? दीपाली, पहले बात कर लेते हैं इनके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो बदलाव करने हैं उसके बारे में। डेफिनेटली स्कोप है कि जहां पे आप इसे थोड़ा कंसोलिडेट करें। मनीष, आप इन 2 स्कीम्स में जिसमें आपने SIP पहले से बंद कर रखी है, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पे है, तो उसमें से आप फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड और UTI फोकस इक्विटी फंड में से रिडीम कर लीजिए और ये इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में। तो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही थोड़ा कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं। और इन 2 स्कीम्स में जो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड है और UTI फोकस इक्विटी है, इसमें आपकी SIP पहले से बंद है, सो ये थोड़ा 2 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में से कम हो जाएंगी। इसके अलावा रिलायंस स्मॉल कैप फंड में आप करंटली SIP कर रहे हैं, सो SIP भी बंद करिए और जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो आप रिडीम करके उसे कंसोलिडेट कर लीजिए ICICI प्रूफ ब्लू चिप फंड में जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इसमें आप SIP भी कर रहे हैं तो SIP की अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी और जो फंड वैल्यू है वो रिलायंस स्मॉल कैप से निकल के आपके ब्लू चिप फंड में आ जाएगा। बाकी का जो पोर्टफोलियो वो ठीक है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपका सवाल था, जो आपके गोल्स हैं और जो टारगेट्स हैं, आप चाहते हैं कि 1 करोड़ आपको 10 साल बाद मिले और 2 करोड़ रुपए आपको 20 साल बाद मिले। जो SIPs कर रहे हैं आप 19,500 की, इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट में 15,000 डाल रहे हैं और PPF में सालाना 20,000 रुपए डाल रहे हैं। सिर्फ अगर हम इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखें तो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना और 2 साल बाद 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए, ये दोनों लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। मुझे ये कैलकुलेशन में नहीं जाना है कि आपको और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपनी कमाने की क्षमता लिमिटेड होती है और उसमें से ही आप इन्वेस्ट करते हैं। जितना आज की तारीख में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उसे बढ़ाइए, लेकिन ये मान के चलिए कि करंटली जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे आपके दोनों टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए जरूर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद जो 1 करोड़ आप चाहते हैं वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कोई हर्ज नहीं है, आपका जो तरीका है इन्वेस्ट करने का वो सही है। सिर्फ एक और चीज एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर आप इतना हाई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो अग्रेसिव है, सो थोड़ा आपको फिर अपना एसेट एलोकेशन ट्वीक करिए। वो कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप अभी 19,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी SIPs में और 15,000 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर ये टारगेट आपको अचीव करना ही है
तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट बंद करके इक्विटीज की तरफ रुख करना होगा। लेकिन इसका ये मतलब होता है कि आप डेट से निकल के पूरा ही इक्विटी में आ रहे हैं। सो अगर आप उस चीज के लिए कंफर्टेबल है, एसेट एलोकेशन को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं, तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स आपको करने होंगे क्योंकि आपका टारगेट अग्रेसिव है। सो ये एक बदलाव है जो आप कर सकते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि अभी आपके पास आप जो होम लोन आउटस्टैंडिंग है, आप ईएमआई बढ़ा दें या वो रीपे करें या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। सो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इसमें बहुत सारे पहलू आते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आप ईएमआई भरने में अगर कंफर्टेबल है तो फिर क्यों आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलू आते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। सो अगर हम इन सारी चीजों में नहीं जाएं, सिर्फ एक प्लेन सिंपल अगर एक मेथोडोलॉजी से अडॉप्ट करनी है तो वो ये है, आज अगर आप ईएमआई भरने में कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही है, सो जो अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है उससे आप फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करें, क्योंकि जो पैसे का काम है वो पैसा ही करता है, रियल एस्टेट नहीं कर पाता। तो रियल एसेट्स होना और फाइनेंशियल एसेट्स होना दोनों आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ईएमआई कंटिन्यू जैसी है वैसे रहने दीजिए। जो सरप्लस अमाउंट बचता है उसके आप फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करें। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जो आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, कि कभी वक्त आने पे जो पैसे आपको अगर चाहिए तो वो आप तुरंत रिडीम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक साथ बेचना या उसका हिस्सा बेचना पॉसिबल नहीं होता। सो फाइनेंशियल एसेट्स अलग है, वो कंटिन्यू करिए, और ईएमआई अगर सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल है तो भरते रहिए। जैसे आपका कंफर्टेबली आज भर रहे हैं वैसे आगे भी भर लीजिए। ठीक है, तो थोड़े चेंजेस यहाँ पर आपको बताए गए हैं। रही बात आपके टारगेट्स की, तो जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे अपने निवेश को आप बढ़ाते रहिए। किन कैटेगरीज में बढ़ाना है उसके बारे में डिटेल में भी मिस्टर रुंगटा ने समझाया भी। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द वापस आते हैं और कुछ और क्वेरीज है जो हमारे पास है उनको भी करेंगे शामिल। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मिस्टर हर्षवर्धन मुक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। फेसबुक पे हमें ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं, उसी में से एक क्वेरी ले लेते हैं पंकज शर्मा की, और इनका जो सवाल है वो एचडीएफसी इक्विटी फंड पे, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद भी है। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग गीताली जी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है, मैडम मेरे पास 5 फंड हैं, उसमें एचडीएफसी इक्विटी फंड की मैडम वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी पड़ गई है, मेरी 10,000 की उधार से जाती है उसमें, और अभी जो मेरा एक्सिस्टिंग फंड हो गया है 5 लाख का फंड है मैडम मेरा इसमें। तो मैडम मुझे ये क्वेरी है कि मैडम ये आगे फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अगर देगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ, नहीं तो कौन सा मल्टी कैप लूँ। मल्टी कैप में जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप हर आदमी के पास है, आज इंडिया में इतना बड़ा फंड हो गया है, सबके पास कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप दिखता ही है। तो क्या आगे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप भी परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, उसकी जगह मैंने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो फंड सेम फंड माने जा रहे हैं वो लिया हुआ है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी लिया हुआ है, और एचडीएफसी स्मॉल कैप है और मेरा लार्ज कैप है। 18,000 की ऊंचाई पे जाती है मैडम मेरी, और नाउ आई एम करंट 36, और मुझे 3 करोड़ का लक्ष्य है मैडम मेरा 15 साल में, 3 करोड़ का। तो मेरा रिटायरमेंट भी हो जाएगा और मेरे बच्चे की एजुकेशन भी हो जाएगी और मैरिज भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इनका टारगेट भी सुन लिया, 15 साल का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी सुनी, तो बताइए क्या सजेशन होगा मिस्टर रुंगटा। वेल, एचडीएफसी इक्विटी फंड एक अच्छा स्कीम है, सो आई डोंट थिंक आपको उसमें से निकल के कई फेर बदलाव करने की जरूरत है। सो ये एक पुरानी स्कीम है, एक पीरियड था जिसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं थे, बट वापस कैचअप कर लिया है, और यही एक बेसिकली फीचर होता है हर एक फंड का और फंड मैनेजर का। जरूरी नहीं कंसिस्टेंटली वो हर फेज में मार्केट से अच्छा रिटर्न देते रहे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं। कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि इसमें से आपको निकलने की जरूरत है। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपने अच्छी तरह डिवाइड कर ही रखा है। आपके पास मल्टी कैप है, मिड लार्ज कैप है, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को उठक के है, आपके पास एक मिड लार्ज कैप है और एक स्मॉल कैप है। आई थिंक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मुझे हर्ज नहीं लग रही उसमें। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं क्विकली, और ये सवाल आया है नीरज की ओर से। नीरज ने सवाल भेजा, इनके पास 5 फंड्स हैं, पिछले 5 महीने से पैसा लगा रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ मिस्टर रुंगटा, आईसीसी प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड है, 600 रुपए महीना देते हैं। कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, यहाँ 500 रुपए। मेराई का एसेट लार्ज कैप 1000 रुपए, और मेराई का ही इमर्जिंग ब्लू चिप है जहां पर 1000 रुपए लगाते हैं, आखिर में एक्सेस ब्लू चिप जहां पर 1000 रुपए हैं। तो छोटी छोटी राशि लगा रहे हैं, 5 महीने से जानना चाहते हैं कुछ बदलाव की जरूरत है क्या पोर्टफोलियो में। वेल, सारी स्कीम्स उन्होंने जो ले रखी है वो अच्छी है, सो स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ है कि ये जो सारी स्कीम्स है उसमें आप 500-600 रुपए जो जमा कर रहे हैं, ये अगेन वही हो गया कि जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ठीक है, आज की तारीख में आपने जो स्कीम्स ले रखी है वो अपने आप में अच्छी हैं, सो कंटिन्यू करते रहिए। सिर्फ ध्यान रखिए कि इतना ही जितना आप आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कई ज्यादा आपको आगे जाते हुए इन्वेस्ट करना होगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इन्हीं स्कीम्स में बढ़ाइएगा,
उस समय कोई और नई स्कीम अपने पोर्टफोलियो में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये फिर वो चलते रहेगा सर, वो आपके पास फिर वो 10-15 स्कीम हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कम होगा, तो कोई मीनिंग नहीं है। जी। सो आगे जाते हुए कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्हीं स्कीम से बढ़ाइएगा, फॉर द मोमेंट कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है, जैसे कि सजेशन आपको मिला है कि अगर आप अपने निवेश की राशि बढ़ाते हैं तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आप उस राशि को बढ़ाइएगा, नया फंड मत ऐड कीजिएगा। फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल। मिस्टर रुंगटा, शुक्रिया आपका बहुत आने के लिए शो में और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अपने निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, इंश्योरेंस से या फिर म्यूचुअल फंड्स, पॉलिसीज, कोई भी उलझन आपके पास है, तो योर मनी आप ही के लिए खास शो है। कल हम फिर से हाजिर होंगे। आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।